मूवी की शुरुआत होती है और हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। और अभी ये लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है, क्यों ना हम लोगों को तंग करें। अब यहाँ पे माइक कहता है कि मैं तो हमेशा की तरह जेकब को ही बुली करूंगा। और अब हमें यहाँ पे जेकब दिखाया जाता है जो कि एक इनोसेंट लड़का होता है जिसे माइक हर साल तंग किया करता था। और ये सुन के उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है और वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जेकब का यहाँ पे क्या कसूर है कि तुम उसे हर साल तंग करते हो। और यहाँ पे माइक उससे कहता है कि तुम्हारे सवाल में इस चीज का जवाब है क्योंकि हम उसे हर साल तंग करते हैं और अभी हमारी आदत बन चुकी है। और वैसे भी तुम क्या जानो उसे सताने में कितना मजा आता है। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भी मना करती है कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है क्योंकि उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया था। तो वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। अब यहाँ पे मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रही है और तुम्हारे क्या प्लान है। अब यहाँ पे माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं और इसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब यहाँ पे मैनेजर उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करोगे। लेकिन माइक उसे आने के लिए मना कर देता है। अब मैनेजर उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगता है तो फिर माइक उसकी बात मान जाता है। और अब हम थोड़ा बहुत जेकब के बारे में जान लेते हैं। जेकब एक ऐसा लड़का था जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसे कैंडीज खाना भी बहुत पसंद था और उसे खाने में सबसे ज्यादा कॉर्न कैंडी पसंद थी। और अभी वो एक फेस्टिवल की तरफ जा रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे वो एक वर्कर के तौर पे आया था। अब यहाँ पे उसका मालिक उससे कहता है कि तुम पूरी लगन से काम करना और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरी या तुम्हारी बेइज्जती हो। अब वो उससे कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। अब जैसे ही जेकब बाहर आता है तो उसके सामने माइक और उसके दोस्त थे जो कि उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जेकब ये सब बर्दाश्त करके अब थक चुका था, इसीलिए वो माइक को धक्का दे देता है। लेकिन यहाँ पे माइक को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे बहुत मारने लगता है और उसके दोस्त भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और ये सारा सीन माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है। और जब माइक और उसके दोस्त घर पे आ जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं था कि हमने किसी की जान ली है। लेकिन यहाँ पे वो लोग ये कहते हैं कि इसमें जेकब की गलती है, आखिर हम उसे हर साल तंग करते थे तो आज उसे क्या जरूरत थी मुझे धक्का देने की। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल की फीमेल फ्रेंड काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी। और अब फेस्टिवल के मालिक को पता चल जाता है कि जेकब मर चुका है तो उसे यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे होते हुए मेरे वर्कर को कोई कैसे मार सकता है। वो दिल का काफी अच्छा इंसान होता है। वो जेकब की बॉडी को उठाता है और अंदर ले आता है और उसके फेस पे कोई मास्क पहना देता है और यहाँ पे वो कोई जादू टोना करने लगता है जिसकी वजह से एक आत्मा जेकब के शरीर में आ जाती है और अब वो मरा हुआ जेकब उठ जाता है। दूसरी तरफ माइक की फीमेल फ्रेंड पुलिस स्टेशन में आ जाती है और वो वहाँ पे जेकब के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसे किसने मारा और किस तरह मारा। और यहाँ पे वो पुलिस वाला उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक लड़का उसका बेटा था तो उसे इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। अब वो सीधा जाता है उस फेस्टिवल के ओनर के पास और अब वो जेकब के बारे में उससे पूछता है कि जेकब कहाँ पे है और उसके साथ क्या हुआ था। और वो उससे कहता है कि जेकब के बारे में सबको गलत लगा था कि वो मर चुका है। वो मरा नहीं, अभी भी वो जिंदा है, वो बस थोड़ा जख्मी हुआ था तो मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी और अभी वो उसके घर में ही है। अब वो सीधा जाता है जेकब के घर में और वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी नहीं आता। और अब हम माइक की उसी फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका एक फ्रेंड आया हुआ था और वो उससे कहता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उन्हें ये पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। अब ये सुन के उस लड़की को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है कि चलो शुक्र है, कम से कम वो जिंदा तो है। अब हम उसी मैनेजर को देखते हैं जिसने माइक के साथ मिलके जेकब को मारा था। वो किसी को बता रहा था कि मेरी हैलोवीन नाइट काफी अच्छी बीती। अब वो उससे बात करने के बाद वॉशरूम में जाता है। अब वहाँ पे एक पंपकिन बास्केट होती है और उसके अंदर कॉर्न कैंडी होती है। अब वो उन कैंडीज को खाने लगता है और तभी वहाँ पे जेकब आ जाता है और अब जेकब उसका पेट चीर के उसे बुरी तरह मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहाँ पे हर जगह पे कॉर्न कैंडी बिखरी हुई थी और उसे ये बात पता थी कि जेकब को टॉर्चर करने वालों में इसका भी हाथ था, तो इसीलिए उसे शक होता है कि हो सकता है इसमें जेकब का हाथ हो। और वहाँ पे माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी और अब वो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए आगाह कर देता है। अब वो लड़का जाता है माइक के पास और वो ये सब बातें माइक को बता देता है और माइक यहाँ पे कहता है कि तो पॉसिबल ही नहीं है कि जेकब किसी का मर्डर कर सके, वो तो एक
एक डरपोक है। और जहाँ तक बात रही मैनेजर की मर्डर की, तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो। और यहाँ पे माइक के दोस्त ये बात मानने को तैयार हो जाते कि हाँ, हो सकता है कि शायद जेकब का काम ना हो। और जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। अब वो बास्केट देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये कहाँ से आ गई। अब वो उस बास्केट के पास जाने लगता है। अब तभी राइट साइड से जेकब आता है और उस पर अटैक कर देता है और वो उसे दीवार से लगाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है, जिससे कि वहीं पे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ उस पुलिस वाले को ये पक्का शक था कि ये सारे कत्ल जेकब ही कर रहा है, इसीलिए वो दोबारा से उस फेस्टिवल मैनेजर के पास जाता है। तो यहाँ पे वो उस ऑफिसर से कहता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसे सिर्फ रेस्ट करने के लिए अपने घर में भेजा था और मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे एक और शरीफ आता है और वो उससे बताता है कि माइक के एक और दोस्त का कत्ल हो चुका है। और जब शरीफ वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे भी उसे कॉर्न कैंडी मिलती है। और यहाँ पे शरीफ का शक पक्का हो चुका था, इसीलिए वो जेकब के घर पे जाता है। अब वो उसके घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर एकदम खाली है, लेकिन जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि जेकब की मदर की थी। लेकिन इस डेड बॉडी का बाकी कत्लों से कोई भी लेना देना नहीं था। और अब वो जेकब की तलाश में बाहर चला जाता है और फिर वो अपने बेटे के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो इसीलिए तुम घर से बाहर मत निकलना। अब इसी वजह से शरीफ शहर में होने वाले सभी फेस्टिवल को रोक देता है और वो सभी से ये कहता है कि ये इमरजेंसी है और सभी लोग अपने घर में रहें। और यहाँ पे फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो काफी गुस्से में थे। वो कहते हैं कि बॉस, कुछ ना कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और अभी जो कुछ भी हो रहा है या आपकी वजह से ही हो रहा है और इस वजह से हम कमाएंगे कैसे। और तभी वहाँ पे विशप नाम का एक आदमी खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो क्या वो सही है, और तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं तुम पे बिलीव कर लूंगा। अब यहाँ पे वो ओनर कहता है कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हम जैसे लोग, हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और बड़े लोग जैसे कि माइक हम जैसे लोगों को हमेशा टॉर्चर करते हुए आए हैं और ये उनकी आदत बन चुकी है कि दूसरों को टॉर्चर करना। और असल में माइक और उसके दोस्तों ने उसकी जान ली है और मैंने तो बस जेकब को एक नई जिंदगी दी है ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। और आप ही अब मुझे बताएं कि मैंने कुछ गलत किया। और यहाँ पे उसका पूरा स्टाफ उसके साथ एग्री था क्योंकि टॉर्चर करने वालों के खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही था। और फिर हम जेकब की फीमेल फ्रेंड और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अभी साथ में थे। और फिर वो लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाती है और फिर जब वो बाहर आती है तो अपने दोस्त की डेड बॉडी देखती है, जिसे देख के वो रोने लगती है। और फिर तभी यहाँ पे जेकब आ जाता है और वो उसे पकड़ता है और उसकी जुबान खींच के बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है जहाँ पे वो लड़की और वो उसका दोस्त था। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। और अब वो फटाफट अपने बेटे के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो, तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं और कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। लेकिन यहाँ पे माइक को गुस्सा आ जाता है। अब वो घर से निकलता है और उस कार्निवल की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ पे वो उस ओनर से मिलने के लिए आया था कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी उसका एक एम्प्लॉय उसे बेहोश कर देता है और वो पुलिस वाला घर पे आता है। लेकिन उसे उसका बेटा यहाँ पे नहीं मिलता। वो देखता है कि यहाँ पे उस फेस्टिवल का ओनर है और अब वो पुलिस वाला उस पे गन पॉइंट कर देता है और अब वो उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। लेकिन तभी यहाँ पे विशप आता है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पे वो ओनर उसके गले पे उसका गला काट के उसकी जान ले लेता है। और अब हम माइक को देखते हैं जिसके हाथ बांध के उसे एक चेयर पे बिठाया गया था। अब वो दूर से एक पुलिस कार को आते हुए देखता है जो कि उसके फादर की गाड़ी थी, जिसे देख के वो खुश हो जाता है। अब जैसे वो गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी में तो उसके फादर है ही नहीं, एक्चुअल में उनका कटा हुआ सर गाड़ी के अंदर है, जिसे देख के वो रोने लगता है क्योंकि अब उसे भी पता था कि उसकी मौत भी अब करीब है। और तभी यहाँ पे जेकब उसके सामने आ जाता है जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था। अब जेकब उसके हाथ पकड़ के उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत भी निकाल लेता है। अब इसी तरह टॉर्चर के दौरान माइक भी मर जाता है। अब हम उसी फेस्टिवल ओनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। अब वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे माइक के बारे में भी बता रहा था। लेकिन लड़की उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। अब इसी वियर्ड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।